नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी विपक्ष का हल्ला जारी, विधायकों की जेब भारी। मॉनसून की भारी बारिश के बीच राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ 3 दिवसीय मॉनसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया है। मात्र 3 दिनों के सत्र में भी विपक्ष का काफी हंगामा देखने को मिला। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा, तो वहीं पर्याप्त समय न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों के जवाब से बच रही है और सरकार का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच दावे सरकार ने सदन में 5 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास करने के साथ ही अन्य विधेयक भी पारित किए हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनकी खूब चर्चा भी हो रही है और इसके तहत उत्तराखंड लोकसभा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024। इसके तहत अब उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी और इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी पारित किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। राज्य के 70 सदस्य उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की संस्तुति की थी, तो वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। अब कांग्रेस आपदा के दौरान लिए गए इस निर्णय पर सवाल उठा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमित आय के संसाधन वाले उत्तराखंड राज्य के विधायकों के इतने वेतन भत्ते बढ़ाना सही है? इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न हो गया है। राज्य सरकार कामकाज के लिहाज से सत्र को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे घोर निराशाजनक बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिनों के सत्र में जनहित से जुड़े कोई प्रश्न सदन में नहीं उठ सके और सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को नहीं बढ़ा रही। वहीं सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा और चर्चा के लिए पर्याप्त समय न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों के जवाब से बच रही है। सदन ठीक ठाक चला है और सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की बात की है, चाहे उसमें प्रश्नकाल हो, 58 का नियम हो और विधेयक भी पेश हुए हैं। अच्छा डिस्कशन हुआ है। कल आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज हम लोग रिजर्वेशन उनको जो दिया है उस पर भी धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो अपेक्षाएं थी, जो हम सम्मान अपने आंदोलनकारियों को देना चाहते थे, उस पर कल सदन ने अपनी बात रखी और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। आज भी हम जानते हैं कि प्रश्नकाल तो होगा ही, साथ ही साथ 58 के नियम में भी जो सूचनाएं आती हैं उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी बात होगी और साथ ही साथ आज बजट भी पेश होने वाला है। तो मुझे लगता है अच्छा सत्र आज फिर अच्छी तरीके से सत्र चलेगा। कर रही है, लेकिन को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिया चाहिए। संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो और वो कल ही कार्यवितरण समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच धामी सरकार ने सदन में 5,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास कराने के साथ ही अन्य विधेयक भी पारित किए हैं। इनमें 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है।
इसके तहत उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024, इसके तहत अब उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी पारित किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इस समय प्रदेश आपदाओं से ग्रसित है। धारचूला, मुंशाली, कपकोट, बागेश्वर, चमोली जिला, हमारा रुद्रप्रयाग जिला, हमारा केदार खंड जो है वो काफी नुकसान झेल रहा है और लोगों को राहत की आस है। आज भी जोशीमठ के लोग उस राहत को नहीं पा पाए जो पाना चाहिए। इस समय सरकार का फोकस, सरकार का ध्यान वित्त से उस ओर को लगना चाहिए था, ना कि भाई विधायक और सांसदों का या पूर्व विधायकों का वेतन भत्ता कुछ तो मिल रहा है ना। तो इस समय पहले आपदा ग्रसित लोगों की मदद होनी चाहिए थी। समय उपयुक्त हो, सब कुछ नॉर्मल हो, उसको आप बढ़ाएं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को आवश्यकता है, उस समय स्वयं का वेतन बढ़ाया गया विधायक का, वो निश्चित ही मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सही समय नहीं था। कल सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सुख सुविधाएं बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसकी जनसंघर्ष मोर्चा घोर निंदा करता है। 3-4 लाख रुपए इनको पहले मिल गए, वेतन भत्ते तमाम इनकी पेंशन को लेकर के, और उसके बाद फिर इनके वेतन जो भत्ते हैं इनमें बढ़ोतरी करना निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा होने वाला जैसा ये काम है। तमाम आप देखते हैं अधिकांश विधायकों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जनता के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। आज प्रदेश की जो हमारे विरुद्ध है, चाहे विधवाएं हैं, 1,500 रुपए उनको पेंशन मिल रही है और क्या करके इलाज कराएंगे, निःशुल्क इलाज होगा। अरे प्रदेश की जनता कई घंटों टीन सेट के अंदर बैठकर कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब इनके वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है एक आवाज में ये उसको हाँ कर देते हैं। देखिए, गैरसैंण में जिस प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो इसमें भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप में कहीं न कहीं इससे जो है राज्य के उस पर जो है भार बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि भत्ते तो जितने बढ़ते चले जाएंगे उसमें जनप्रतिनिधियों या किसी भी उसकी जो है वो लालसा पूरी नहीं होगी। जबकि होना ये चाहिए था कि जितने भी पहाड़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक निधि है वो बिल्कुल 3 गुना होनी चाहिए, बजाय तराई में जो है। तराई में अगर 3 करोड़ रखी गई है तो वो कम से कम जो है पहाड़ों पे कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपए की जो है विधायक निधि होनी चाहिए। हम तो वैसे विधायक निधि का विरोध करते हैं कि विधायक निधि होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर विधायक निधि भी है तो बढ़ोतरी अगर होनी चाहिए थी तो विधायक निधि में होनी चाहिए थी, ताकि कम से कम पहाड़ में जो है वो 1 करोड़ रुपए का कहीं पता नहीं चलता है और तराई में 1 करोड़ रुपए में आप बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए था। कुल मिलाकर गैरसैंण में शुरू हुए 3 दिवसीय मानसून सत्र का विपक्ष के हंगामे के बीच समापन हो गया है। सरकार इस सत्र को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगा रहा है। वहीं धामी सरकार ने आपदा के बीच विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाकर नया बखेड़ा शुरू करा दिया है। सवाल यह है कि क्या सीमित आय के संसाधन वाले उत्तराखंड राज्य में विधायकों के इतने वेतन भत्ते बढ़ाना सही है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में से मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मोहन काला जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और उदित घड़ियाल साहब हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं, अभी राज्य आंदोलनकारी। प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं राजेश बिष्ट जी के साथ में। राजेश जी, ऐसे वक्त में जब आपदा से राज्य ग्रसित है, इतना बढ़ाना इस भत्ते को, अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है, तो गलत क्या कर रहा है सर, और क्यों कर रहा है, विस्तार से बताइए पहले तो। करीमा जी, मैं इस भत्ते के बारे में जो आपने सवाल किया उसमें ये कहना चाहता हूं कि करण मेहरा जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वो विधायक रही हैं और उनके जो विधायक हैं जिनकी लगातार सिफारिशें आ रही थी, जिसके तहत वो कहना चाह रहे थे कि हमारे जो भत्ते हैं उसमें असीम बढ़ोतरी
हुई है, हमारी जेब से खर्चा बहुत होता है, पर्वतीय क्षेत्र हमें कई जगहों पे आना जाना पड़ता है, इस वजह से हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लंबे समय से इन सब की मांग हुआ करती थी और मांग सामूहिक रूप से होने की वजह से इस भत्ते को बढ़ाया गया। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस समय प्रदेश के अंदर जो भारी आपदा आई है, इसमें व्यवस्थाओं को ठीक करने की मुख्य रूप से आवश्यकता है। लेकिन अगर आप एक तरफ देखें तो जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भत्तों की तरफ कोई सवाल पैदा नहीं किया है। यहां पे भी कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी साफ नजर आ रही है। जो व्यक्ति केवल इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में विधायक नहीं है, वो इस पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उनका इस पे कोई सवाल नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हरीश रावत जी वहां पे एक अलग यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूप से बिखरी हुई है, इनके गृह क्लेश सबको दिखाई दे रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग यात्रा निकाल रहा है। तो ये अपने गृह क्लेश को ठीक करें। और जहां तक सवाल उठाने की बात ये कर रहे हैं, मैं ये समझ के चलता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, अन्य पार्टियों के रहे, उन सबकी सामूहिक मांग थी कि यहाँ पे व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, जो जनता के बीच में प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें रूटीन में जाना पड़ता है, इसमें वाकई आवश्यकता है। 12,000 में ड्राइवर मिलना नामुमकिन सी बात है। हम भी समझते हैं कि 12,000 आज की तारीख में किसी भी ड्राइवर के लिए एक ऐसा अमाउंट नहीं होता है जिसे लेकर वो अपना घर परिवार चला सकता है। तो ऐसे तमाम उनके खर्चे थे जिनकी आवश्यकता लंबे टाइम से इस प्रदेश में मांग थी। और ऐसा नहीं है कि इसे एकाएक किया गया है, इस पे विचार विमर्श किया गया है। लंबे सारे पार्टियों के दलों से बात की गई, उनके विधायक गणों से बात की गई, नेता प्रतिपक्ष से बात की गई, उनके जब सामूहिक सुझाव आए तो उस पर प्रस्ताव रखा गया। ये ठीक है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सभी के सुझावों को लेकर प्रस्ताव को रखा गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि विपक्ष अगर कह रहा है तो राज्य का पैसा जो है वो राज्य की जनता का है असल में। तो ऐसे वक्त में जब पहले ही राज्य में इतनी सारी समस्याएं हैं, तब ये कदम उठाना, सवाल तो उठ रहे हैं। खैर ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मोहन काला जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मोहन जी, अभी आपने सुन ही लिया कि आप की ओर से जो बात उठाई जा रही है उसके जवाब में राजेश जी क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष एक तरफ हल्ला लगातार कर रहा है, लेकिन विधायकों की जेब भारी होती जा रही है। बड़ी हैरानी हुई मुझे भाजपा के प्रवक्ता भाई राजेश बिष्ट जी की बातें सुनकर। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों के कहने से या सामूहिक जो है प्रस्ताव आने से हमने ये बढ़ाए हैं। भाई कांग्रेस पिछले 2 साल से सड़कों पे प्रदर्शन करके अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम पूछ रही है। क्यों नहीं बता रहे हो राजेश बिष्ट जी अंकिता भंडारी के आरोप बलात्कारियों का और उसको मारने वाले का नाम, जिन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो शामिल रहे? हम पूछ रहे हैं भाई वीआईपी कौन है? कांग्रेस ही तो पूछ रही थी। विधायकों को कहने से आप प्रस्ताव बढ़ाने की बात तो यहाँ डिबेट पर बैठकर कर रहे हैं, यहाँ बचने का काम कर रहे हैं, पर बच नहीं पाएंगे राजेश भाई आप अपने कृत्यों से। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, हम पिंकी पर बात कर रहे हैं, हम हरिद्वार के गैंगरेप पर बात कर रहे हैं, हम देहरादून के आईएसबीटी गैंगरेप पर बात कर रहे हैं, हम ममता जोशी भोगड़ा पर बात करने का काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की वो तमाम बहन बेटियां जो गैंगरेप का शिकार हुई हैं, जो अत्याचार का शिकार हुई है, जो शोषण का शिकार हुई है, जब कांग्रेस उन पर बात करने का बात करती है तो आप अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाने का काम क्यों करते हो? भाई कांग्रेस की मांग करने पर आप वीआईपी का नाम उजागर करिए। और कांग्रेस ही नहीं कर रही है, उत्तराखंड का हर एक आम जनमानस मांग कर रहा है अंकिता भंडारी के वीआईपी के नाम उजागर हो, पर आप विपक्ष के कहने से वो नहीं करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे। और वो भी तब बढ़ाएंगे जब इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी आपदा जो 2013 के बाद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी आपदा होगी, 2013 के बाद की बड़ी आपदा जो इस वक्त इस प्रदेश में घटित हो रही है। आप देखिए गरिमा जी, कल ही हिंदुस्तान पेपर अगर आप आज का उठाकर देखेंगी तो हिंदुस्तान के पेज नंबर 2 पर बड़ा छपा है कि उत्तराखंड के राजकीय कोषीय घाट जो है वो लगातार राजकीय कोष जो है वो घाटे में चल रहा है, लगातार उनमें गिरावट आ रही है, लगातार जो है घाटा ही पे घाटा हो रहा है, लाखों करोड़ों का कर्ज जो है उत्तराखंड की सरकार पर हो गया। पर उसके बावजूद भी अगर आपने सबसे पहले किसी विधेयक को पास करने का काम किया तो वो विधायकों के वेतन का बढ़ाने का काम किया। मैं भाई राजेश बिष्ट जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जरा उन विधायकों के, कांग्रेस के उन विधायकों के नाम उजागर करें जो मांग कर रहे थे वेतन बढ़ाने की। किनका प्रस्ताव आया जरा मुझे दिखाएं, किनके लेटर आए जरा मुख्यमंत्री जी के पास मुझे बताएं। अरे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लाचार स्वास्थ्य विभाग की, आप उसकी बात नहीं करेंगे। हम लाचार शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। हम लाचार कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। हम महिला अत्याचार पर बात कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि उनका ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा। अरे देहरादून नगर निगम के जरा देहरादून मोहन जी आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, वापस लौटेंगे, आपकी बात को पूरा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चमोली से हम तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं।
जो लोग सनातन की बात करते हैं, जैसे कल चूँकि हाउस की बात है, अब मैं आज हाउस में ही बोलना चाहता था, हाउस थोड़ा पहले चला गया, नहीं तो मैं वहीं बोलता। और देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इस हिंसा के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे वो काजी जी भी हों जो कल बोल रहे थे वहाँ सदन के अंदर। सीएम साहब, कल जो है खानपुर के विधायक उमेश कुमार, उन्होंने एक मामला उठाया था। उनका कहना था कि उत्तराखंड की सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। नहीं, देखिए, अब चूंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। आप लोगों के पास ऐसे इनपुट है सर, क्या ऐसी कोई ताकतें ऐसा करने की सोच रही है या ऐसा कर सकती है? अब सदन के अंदर कल आप सब लोगों ने सुना है। नहीं, देखिए, आपदा हमारी बहुत प्राथमिकता में है। आपने देखा होगा कि आपदा का कोई भी कहीं पर भी आपदा आई है तो सबसे पहले तो हमारे प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, एसडीआरएफ के लोग और एनडीआरएफ के लोग हमेशा मौके पर पहुंचे हैं और 24 घंटे हमारा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जिस प्रकार से आपदा में त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है, लोगों ने भी उसकी सराहना की है। और मैंने भी प्रयास किया है कि अधिकतम स्थानों पर मैं पहुंचूं। और मैं बताऊं कि अभी केदार घाटी में आपदा आई, मैं 2 बार वहां पहुंचा और दोनों बार वहां पर जाकर मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, समीक्षा भी की, और जो हमारे तीर्थयात्री श्रद्धालु फंसे हुए थे उनसे भी मिला। उसके बाद घनसाली क्षेत्र में 3 बार बादल फटा और तीनों बार मैं मौके पर पहुंचा हूं। इसी प्रकार से पूरा हमारा प्रशासन, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और आज जो माननीय विधायक हरीश धामी जी ने भी यहाँ पर अभी मुझसे भेंट की है, उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में की है। और वो पहले से भी, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आपदा बहुत ज़्यादा आती है वहाँ भी, तो हमने कहा है कि सरकार प्राथमिकता के साथ, क्योंकि कोई भेदभाव जैसी बात ही नहीं है, हम तो समावेशी विकास चाहते हैं। समेकित रूप से प्रदेश के हर कोने में कहीं भी आपदा आएगी तो हम उस पर त्वरित रूप से काम करेंगे। हरीश धामी जी ने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? पहाड़ के विधायकों के साथ भेदभाव की बात उन्होंने कही है कि सदन देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक वहाँ से विनिश्चय दिया था कि आधे घंटे विपक्ष इस पर बोल ले। ये उनकी पार्टी को ही तय करना था कि कौन कौन उस पर बोलेगा। और उनकी शिकायत भी यही थी कि चूंकि वो एक ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, तो उस चर्चा में विपक्ष के लोगों को जो आधे घंटे का समय अलॉट हुआ था उसमें से जरूर उनको भी 5-7 मिनट बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए था। वो उन्होंने यही बात आकर कही है। लेकिन मैंने कहा है कि हमने आपदा के सभी अधिकारियों से, आपदा सचिव से और हमारे प्रमुख सचिव, सभी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि आप पूरी तरह से वहाँ के जिलाधिकारी से बात करके जो भी वहाँ की परेशानियाँ हैं उन परेशानियों पर काम करें। तमाम जनप्रतिनिधि आपसे अभी मिले गैरसैंण से लेकर तमाम मुद्दों पर। अब आगे के लिए कुछ बड़ा प्लान हमने तय किया है क्या सर? पहले भी आपने कहा अब आगे बड़ा सत्र भी चलाया जाए और ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो कुछ दिन यहाँ से बैठाने की कोई तैयारी हमारी? नहीं, अच्छा है। देखिए, धीरे धीरे सब लोगों को यहाँ की आदत हो रही है, आप लोगों को भी हो गई होगी इस बार, है जल्दी जाने का आपका भी मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों की भावना भी समझ रहा हूँ। और हम लोग जो है पहले यहाँ आते थे तो थोड़ा सा लगता था कि नई जगह आए हैं और सभी को ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये स्थान सबके लिए जाना पहचाना स्थान हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा और पूरे साल भर एक्टिविटी हो, सत्र भी थोड़ा बड़ा चले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हों, अस्पताल, एक अच्छा अस्पताल यहाँ पर बनाने के लिए भी आज मैंने कहा है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या आप ही लोगों की है। आप लोगों को, किसी को कालीमठ जाना पड़ रहा है, किसी को गैरसैंण जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, आसपास कोई रुद्रप्रयाग से आ रहा है, कोई गोचर से आ रहा है। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ा भवन, अच्छा भवन एक बनाने का मैंने घोषणा की थी। और एक घोषणा नहीं है, मैं तो हमारे महानिदेशक सूचना आयुक्त जी यहाँ पर बैठे हैं,
सूचना आयुक्त महानिदेशक सूचना, तो आपको मैं अभी यहीं पर से कि अब तुरंत हमारे ये सत्र आज समाप्त हो गया है। सत्र के समाप्त होते ही इसकी कार्रवाई तत्काल प्रारंभ हो जाए। जो भी मद उस पर बनाना हो बना के तत्काल यहाँ पर एक अच्छा भवन बने। पुलिस के जवानों के लिए भी थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उसकी मैंने पहले ही स्वीकृति दे दी थी कि तो चमोली से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और देवभूमि के दंगल में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो भत्ता बढ़ाया गया उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मोहन काला जी के पास चलेंगे। मोहन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, फटाफट से आप बात को पूरा कीजिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से तो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, राजेश जी ने नहीं सुने, उन पर मैंने बात करी। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे राजेश भाई ने कांग्रेस की गुटबाजी पर प्रहार करने का काम किया, मैं उन्हें बताना देना चाहता हूं कि लेंसीडोन से विधायक दिलीप सिंह रावत वो कांग्रेस के नहीं है, वो भाजपा के हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी कांग्रेस के नहीं है, वो भाजपा के हैं। पुरोला से दुर्गेश्वर लाल जी वो कांग्रेस के नहीं है, वो भाजपा के हैं। और खुद सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और कोई स्वास्थ्य पर विषय पर बात कर रहा है, कोई वन के विषय पर बात कर रहा है। दुर्गेश्वर लाल जी ने तो इतने बड़ा आरोप लगाया है वन विभाग को, अधिकारियों को लेकर और वन विभाग की मंत्रालय को लेकर, तो आप समझ सकते हैं। और एक तरफ इनके जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जीरो भ्रष्टाचार की सरकार है, और एक तरफ दुर्गेश्वर लाल जी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तमाम नेता इनके जो है वन विभाग से लेकर और तमाम, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे रोजगार की बात करूं, तब पर बोलने का काम कर रहे हैं। तो राजेश भाई, आप सवालों से, जनता के सवालों से बचकर भाग नहीं सकते। और जिस तरीके से रहा गैरसैंण में सत्र की बात और जिस तरीके से अवधि की बात, लगातार कांग्रेस के चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे उपनेता हो या विधायक हो, वो लगातार यही कह रहे थे कि इतनी कम अवधि में अपने विषय पर अपने बात को रख पाना वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से आज अभी खुद आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के मुख से सुन रही थी कि हमने आधे घंटे का समय दिया। अरे आपदा जैसे मुद्दे पर आधे घंटे का समय दिया जाना और आधे घंटे में अपनी बात रखना, ये कहां से संभव हो सकता है? आप समझिए, आज केदारनाथ में क्या हाल है, मुखीमंड पे क्या हाल है, बद्रीनाथ में क्या हाल है, चमोली में क्या हाल है, गोपेश्वर में क्या हाल है, ऐसे तमाम है जिस तरीके से आपदाग्रस्त हैं। और पिछले मुद्दे जो आपदा से रिलेटेड थे, चाहे गोपेश्वर के हो, चाहे जोशीमठ के हो, चाहे चमोली के हो, आज तक उनका निस्तारण नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल अगर जनता के सवाल विपक्ष पूछने का काम कर रहा है तो उससे बचकर सरकार कहीं ना कहीं बचने का काम कर रही है। पर यह निश्चित है कि कांग्रेस लगातार विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी, जनता के सवालों को उठाती रहेगी। आज भी महिला सुरक्षा को लेकर हमारी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला के नेतृत्व में गैरसैंण में प्रदर्शन हुआ है। हम लगातार, चाहे बहन अंकिता का प्रकरण हो, चाहे पिंकी का प्रकरण हो, चाहे उत्तरकाशी की 4 दलित बेटियों का प्रकरण हो, चाहे हरिद्वार में जिसमें भाजपा के नेता सम्मिलित पाए जाते हो, चाहे वो देहरादून के आईएसबीटी का गैंगरेप का मामला हो, चाहे वो राजपुर रोड पर महिला से मोबाइल छीनने की घटना हो, चाहे किला मिंटोन की घटना हो, चाहे युवकों का शव मिलने की घटना हो। आज ही आप देखिए कि करणपुर जैसे बाजारी वाले क्षेत्र में जो है सब मिल जाना, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर है उस पर लगातार हम अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। और आप दबाव, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हम लगातार कांग्रेस विपक्ष का रूप निभाने का काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, विपक्ष एक तरफ अपनी बात उठा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई मुद्दे तो आप ही ने उठाए थे, मांग भी आप ही ने उठाई थी, फिर अब क्या दिक्कत है? लेकिन असल में आप सरकार के इस एक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? ये वाला देखिए गरिमा जी, ये तो बात तय हो चुकी है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राज्य विरोधी हैं, पहाड़ विरोधी हैं। उदाहरण आपके सामने है। आप सोचिए, कितना बड़ा प्रदेश है, 70 विधायक हैं और एक विधायक के जो है क्षेत्र में 5 जिला पंचायत, 6 जिला पंचायत होते हैं और 3 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख होते हैं। और अगर 3 ब्लॉक प्रमुख के नीचे अगर क्षेत्र पंचायतों की संख्या देखें तो लगभग
90 से लेकर 100 तक के क्षेत्र पंचायत होते हैं। कहने का मतलब है एक विधायक पर विकास का इतना दबाव होता है, उसके लिए जब सदन चलता है तो विधायक कमोबेश यही कहता है कि यार मैं बजट पास करा लूंगा, आप चिंता न कीजिए, प्रस्ताव दीजिए। और लोक विधानसभा की हालत आप देख लीजिए कि गैरसैंण के अंदर सत्र चलता है मात्र 3 दिन। एक दिन आप अनुपूरक बजट पास करा लेते हो, दूसरे दिन सत्ता के साथ मिलकर बाहरी गमन हो जाता है। ऐसे में सरकार को जो पास कराना है वो तो हो जाता है, मगर जनता की आवाज सदन में कभी सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि राज्य में आपदा आए, राज्य में सड़कें टूटे, राज्य में बाढ़ आ जाए, जंगली जानवरों से बच्चे मरे, इन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य में जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, इसलिए हम 5-5 हजार के संविदा कर्मचारी रख रहे हैं, और उन 5-5 हजार के संविदा कर्मचारियों को भी 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे में विधायकों की बढ़ोतरी तनख्वाह की ये मजाक बनता है उत्तराखंड का, उस प्रदेश का जहां सरकार वित्त का रोना रोती है और अपने विधायकों के लिए सारी सुविधाएं, मतलब आपको बीमारी में भी पैसा सरकार देगी, आपको विदेश भी सरकार इलाज कराएगी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। मगर उसी विधायक के नीचे जब सरकारी ढांचे की बात हो तो ना डॉक्टर मिले, ना कर्मचारी मिले, और ठेकेदारी प्रथा पे राज्य को थोप दो। तो ये दोहरा चरित्र समझ से बाहर है। तीसरी बात, ये कैसा राज्य हो गया भाई? विधायकों को तनख्वाह बढ़वानी है और विधायकों के बच्चों को जो है क्रूज चलाने के लिए, मतलब टिहरी झील में संचालन कराने के लिए वो भी एप्लीकेशन दे रहे। मतलब विधायक का बच्चा नौकरी भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, ठेकेदारी भी करेगा, विधायक की भी तनख्वाह। ये राज्य इनकी सुविधाओं के लिए बना है क्या? मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड की ये जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों का है। मैं पूछना चाहता हूं, आपदाग्रस्त क्षेत्र है ये उत्तराखंड, और इस समय पर जिस तरीके से भारी बरसात आ रही है और अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में विधायकों की तनख्वाह बढ़ना ये पता लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार बचानी है। राज्य को कितना ही कर्ज में डुबा दीजिए, और अभी जिस तरीके से बात सदन में कल निकल कर आई है, कितने शर्म करने वाली बात है कि बताइए भाजपा की ही सरकार गिर रही है और भाजपा के ही सरकार गिरा रहे हैं, और 5-5 करोड़ की बोली वो लगा रहा है जो कई देशों में जिस पे बैन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदन में निर्दलीय विधायक बोल रहा है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं इस पर जांच चलेगी। भाई आप क्या देख रहे हो? आपका LIU क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो निर्दलीय विधायक ने बोला है वो भाषा आपकी बोली हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक निर्दलीय विधायक को सब कुछ पता है और मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता? कहने का मतलब है बहुत सी बातें हैं। गरिमा जी, इस राज्य का ये दुर्भाग्य है, इनको जो है खाते खाते मस्ती लग गई और इन्होंने मान लिया है कि जनता तो हमको फ्री में वोट देगी, कभी राम के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, और हम लंबे समय तक ऐसे ही राज्य को लूटेंगे। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। जनता भी देख रही है और जनता को ये बात समझनी भी चाहिए कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जिन्हें आप राष्ट्र के नाम पे, देशभक्ति के नाम पर वोट दे रहे हो, पार्टियों को सत्ता में ला रहे हो, ना ये देशभक्त हैं, ना इनको राज्य से प्रेम है, ना इनको क्षेत्र से प्रेम है। इन्हें प्रेम है धन से, और धन के लिए इन्होंने कुछ भी कर देना है। ये निकलकर 3 दिन में यही आया है कि उत्तराखंड में केवल सरकार नाम की चीज है और कुछ नहीं है। सदन में जब जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी नहीं, जब जनहित के मुद्दों में सदन चलेगा ही नहीं, और केवल खाना पूर्ति होगी कि जाओ घूमने, एक दिन घूमने जाओ, दूसरे दिन बजट पास करो, तीसरे दिन वापिस आ जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप ही दिखा रही हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सदन चला गया। अब मैं यही बता देता हूँ, जिस मुख्यमंत्री को सदन में चर्चा करनी चाहिए वो टीवी चैनल पर बता रहे हैं अपनी भविष्य की योजनाएं। तो ये बताता है कि ये उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक नौटंकी भाजपा ने करनी थी, कर दी, और उत्तराखंड की जनता के साथ जो धोखा होना था हो चुका है। और भाजपा का ये असली चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी सदन में चर्चाओं से बचती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर वॉकआउट करवा देती है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपने वॉकआउट क्यों करा?
अगर आपको वॉकआउट करना था तो पहले दिन सदन में गए क्यों, जब आपको पता था कि आपके ना तो प्रश्न लगेंगे ना जनहित के मुद्दों पे काम होगा, तो आप जाते ही नहीं, बहिष्कार कर देते कि जब तक 10 दिन तक सदन नहीं चलेगा हम जो है गैरसैंण सदन में नहीं जाएंगे। ये मैं आपके सामने गरीबी इसलिए कह रहा हूं कि 24 साल की इनकी एक करप्ट प्रैक्टिस, केवल ढींगा मस्ती करके चले आओ और अपना काम कराओ और मजे लो, ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड का मजाक बनाकर उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों को साथ में खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि आज राज्य त्राहिमाम कर रहा है, कर्ज में डूब गया है, मगर विधायकों को तनख्वाह चाहिए, विधायकों को मस्ती चाहिए। उत्तराखंड की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। सदन के इस कार्रवाई से ऐसा ही प्रतीत होता है। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और उदित घड़ियाल साहब हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। सबसे पहले अब प्रदीप कुकरेती जी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद उदित जी मैं आपके पास में आऊंगी। मैं चाहती हूँ आप सबकी बात को सुन लें। ठीक है प्रदीप जी, देखिए विवाद चल रहा है कि एक तरफ सदन चल रहा है और आज सदन का आखिरी दिन था, महज 3 दिनों का सदन था, लेकिन इस मुद्दे को जिसको विपक्ष उठा रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ राज्य आंदोलनकारियों ने इतना सब कुछ किया राज्य को बनाने के लिए, आज राज्य जिस स्थिति में है, कर्ज में भी है और राजस्व बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विधायकों की जेब भरती जा रही है। और बाकी के अभी मोहन जी ने बहुत सारे बातें कही ना कि शिक्षा विभाग में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, क्या इन्हें जरूरत नहीं है? लेकिन विधायकों का भत्ता सबसे पहले बढ़ रहा है। देखिए निश्चित रूप में गरिमा जी, जिस प्रकार से मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा था कि अगर वाकई में हमारी विधानसभा थोड़ी सी भी इस प्रदेश के प्रति थोड़ा सा संवेदनशीलता रखती, और मैं समझता हूँ इसमें चाहे विधानसभा अध्यक्ष भी प्रस्ताव लेके आ सकती थी, कुछ सुझाव या विपक्ष लेके आ सकता था। इसमें पहले तो विधायक निधि होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर विधायक निधि इन्होंने रखी हुई है तो कम से कम 3 गुना जो है पहाड़ों पे तराई के बजाय पहाड़ों पे होनी चाहिए थी। आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर 1 करोड़ की विधायक निधि है तो उसमें काफी जो है आपको किलोमीटर या मीटरों पे काम हो सकता है, लंबा काम हो सकता है। जबकि पहाड़ों की परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से, तमाम दूसरी दृष्टियों से, सब चीजों की दृष्टि से बड़ा कंपेरेटिवली बहुत वो पड़ता है। तो वहां की कम से कम 3 गुना अगर ऐसा कुछ होता कि अब पहाड़ों के इतने जिलों की जो है विधानसभाओं की जो है विधायक निधि इतनी होगी, तो वो तो बात थोड़ी सी समझ में आती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब विकास का जो है पैमाना थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, कई विभागों में ऐसे हैं कि हर तीसरे और 8वें दिन जो मैं कहूंगा कि परमानेंट स्टाफ भी नहीं है, और कई परमानेंट स्टाफ भी है कई जगह, पेयजल वगैरह में, दूसरी जगह या फॉरेस्ट में भी, वहां वेतन नहीं मिल रहा है। 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में काम किया, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ रहा हो, 4th क्लास स्टाफ रहा हो, या उससे दूसरे उसमें रहा हो, उनको निकाल दिया गया। बजाय ये अच्छा होता कि अगर हम उनको दोबारा रखते, तो हमें ये लगता है कि उसमें आगे भविष्य में कोई भगवान न करे कोई ऐसी आपदा आई दोबारा, तो लोग काम करने के लिए आगे आएंगे। लोग कहेंगे ये यूज एंड थ्रो की तरह कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अधिकारियों की कमी है, जनप्रतिनिधियों की कमी है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती थी कि भाई उस समय इन्होंने हमारे पूरे जनमानस का ध्यान रखा, तो उनको पहले उनको रोजगार देना चाहिए था। अब देखिए, जनप्रतिनिधि को तो बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं, सुविधाओं के लेके मामले में या उसमें उनके भत्तों में कोई कमी नहीं है। और उससे बड़ी बात मुझे ताज्जुब ये होता है कि सब चीजें विद इन सेकंड हो जाती हैं विद इन सेकंड हो जाती हैं। जबकि आज खुद माननीय विधायक चमोली जी ने बड़े गर्जना के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का जो है वो 11 साल के बाद जो है विधेयक को मंजूरी मिलती है। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज में लेके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें शोध करने की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है। उसमें कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे जनप्रतिनिधियों का एक पैनल बना के इसे सही दिशा में जाना चाहिए। लौटूंगी आपके पास में। अन्य मेहमान हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हमारे साथ में हैं, उदित घड़ियाल साहब। बहुत स्वागत सर आपका। उदित जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? एक तरफ राज्य आंदोलनकारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई इस राज्य की जनता को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, उसके बड़ी मेहनत का पैसा है, अगर टैक्स का भी पैसा है, राजस्व का जो पैसा है तो जनता से आ रहा है। और विधायकों की जेब की चिंता है, विधायकों के भत्ते की चिंता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है जिसकी चिंता की जा सकती है। गरिमा जी देखिए, बहुत दुखद है ये। 3 दिन में 18 घंटे सदन चला है
18 घंटे यानी एवरेज 6-6 घंटे रोज का। हाँ। काहे के लिए गए थे सारे माननीय? काहे के लिए गए थे? 70 माननीय हैं, ये काहे के लिए गए थे? केवल आने जाने के लिए गए थे? पूरी व्यवस्था लगी, करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे उनके खाने में, रहने में, पुलिस वालों को असुविधा हुई, पत्रकारों को असुविधा हुई, बहुत सारे कर्मचारियों उनको असुविधा हुई होगी। तो ये काहे के लिए गए? ये काहे के लिए हम लोग कर रहे हैं? ये वर्तमान नहीं, ये हरदम होता रहा है। गैरसैंण में जब भी कोई सत्र होना होता है तो वो कहा जाता है, बहुत जोर शोर से कहा जाता है गैरसैंण जा रहे, गैरसैंण जा रहे, और वहां जाके अचानक कोई माननीय दे देंगे कि साहब ठंड बहुत है, चलिए खत्म करिए, कुछ हो जाएगा, अभी आपदा आ रही है। इस आपदा में जाने की जरूरत क्या थी? ऐसी कोई मजबूरी नहीं दिख रही थी। जब ग्रीष्म काल में नहीं हो पाया चुनाव की वजह से, तो थोड़ा और डिले हो जाता, तब कर लेते थोड़ा सा। 3 दिन के लिए गए, 18 घंटे केवल चले, और हमने क्या पाया? प्रदेश ने क्या पाया? देखिए, माननीयों का वेतन बढ़ना या उनकी सुविधा बढ़ना कोई बात नहीं, थोड़ा और खर्चा, जहां इतना खर्चा हो रहा वहां माननीयों की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी मान लिया। लेकिन क्या माननीय प्रदेश के प्रति जो इनको पूरी तनख्वाह दे रहा है, सम्मान दे रहा है, क्या वो सम्मान वापस दे रहे हैं? क्या वो कोई भी एक विधायक ये लिख के देने को तैयार है कि 2 महीने का सदन होना चाहिए? क्या दिक्कत हो रही है 2 महीने का सदन होने में? वहां पर सारी सुविधाएं हैं, बन जाएंगी। अभी हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 10 दिन कह के 3 दिन आ रहा है, 1 हफ्ता आ रहा है, 4 दिन आ रहा है। तो ये देखिए, ये एक मेरा मानना है, ये गलत एक परिपाटी है जो कि पहले से चली आ रही है कि गए, बस देखा, पहले टेंट में रहते थे, टेंट में कर लिया। केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो आज भी बहुत सारी सुविधाओं से महरूम हैं पहाड़ के लोग, उनके लिए कम से कम सारे माननीयों को उनके लिए एक थोड़ा सा हृदय होना चाहिए। मैं उम्मीद नहीं करता बहुत ज्यादा उधम सिंह नगर या हरिद्वार के विधायकों से, लेकिन पहाड़ के विधायक तो कम से कम जो हैं वो शोर मचा सकते हैं, वो कह सकते हैं नहीं, सदन चलना चाहिए। और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के विधायक भी जुड़ेंगे साथ में। देखिए, ये पूरे उत्तराखंड का मामला है। हम अगर केवल 2 दिन 3 दिन के लिए करने जा रहे हैं, उसमें भी एक दिन श्रद्धांजलि हो गई तो कुछ नहीं कर पाए, दूसरे दिन में चला और तीसरे दिन आधे में खत्म हो गया, तो इसका फायदा क्या है? इस विधानसभा का सत्र का कोई फायदा नहीं है। अपना एक आध बजट है, वो तो अनुपूरक बजट तो यहां भी हो जाता पास, 5000 करोड़ का वो यहां हो जाता। लेकिन हमने 18 घंटे चलाया, ये बहुत दुखद है। और इसे आम जनमानस देख रहा है, वो क्या रिएक्शन देता भविष्य में, ये भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों पार्टी, तीसरी पार्टी तो अभी है नहीं मौजूद कोई खास, उसमें दोनों पार्टियों से कहूंगा, दोनों के माननीयों से मैं निवेदन करूंगा कि ये मजाक नहीं होना चाहिए पहाड़ के साथ में। या तो रखिए ही मत, और करना है तो कम से कम 1 से 2 महीने के बीच का समय देना चाहिए, ताकि पहाड़ के जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी आत्माएं देखें, जो वर्तमान में हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, वो कहें कि हाँ ये हमारे लिए है, हमारे लिए कर लें। बाकी उनकी सुविधा में क्या दिक्कत है, बढ़ाते जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएं। ठीक है, जिम्मेदारी को निभाया जाए, लेकिन फिलहाल क्या वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है? राजेश जी, सबको शिकायत वही है जो विपक्ष कह रहा है। गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अभी हम बात कर रहे हैं विधायकों के मानदेय बढ़ाने की। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक ने भी इसका विरोध किया? ये आम जनता की तरफ से राय निकल रही है। यहाँ सभी सम्मानित पैनल पे बैठे हुए साथी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को इस बात का इतना ही विरोध है तो क्या उन्होंने इसका विरोध किया? उन्होंने कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मोहन जी एक एक करके, अभी इसके बाद में आती हूँ आपके पास में, अगर आप हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे मोहन जी इसके बाद में आपके पास ही आऊंगी। ठीक है ठीक है प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक ने इस बात का विरोध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो इस बात से सहमत है, और उन्होंने लगातार इस बात के लिए कहा था कि हमारे यहाँ पे खर्चों में बढ़ोतरी की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उसकी बात, उन सबकी बात का या सभी विधायकों की बात का अगर सम्मान किया, इसमें खराबी किस बात की है? पहली बात। दूसरी बात,
हमने बात करी यहाँ पे आपदा में आए तमाम इस तरह के जो खर्चे हुए हैं या उन खर्चों को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 5,000 करोड़ का अगर अनुपूरक बजट पास हुआ, उसमें क्या क्या पास हुआ, हमने शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, रोजगार की बात करी, पलायन की बात करी, कृषि की बात करी, या तमाम जो समस्याएं इस प्रदेश लगातार जूझ रही है उन सबकी बात करी। उस सबके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन के लिए 718 करोड़, समग्र शिक्षा के लिए 700 करोड़, एसडीआरएफ के लिए 300 करोड़, सूचना विभाग के लिए 225 करोड़, शहरी विकास के लिए 192 करोड़, पेयजल के लिए 120 करोड़, गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 100 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़, शहरी विकास के लिए 96 करोड़, वाइब्रेंट विलेजेस के लिए 130 करोड़, अग्निशमन सेवाओं के लिए 71 करोड़, मातृ लाभ योजना के लिए 70 करोड़, यूनिटी मॉल के लिए 70 करोड़। तो तमाम ऐसे मैं जो योजनाएं देख रहा हूं, 5,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट जो रखा गया है, इसमें तमाम उत्तराखंड की समस्याओं को देखते हुए, तमाम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए इस बजट को डिटेल वाइज जिस विभाग के तहत जो जो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारी बातें की थी। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं तो कह रहे हैं हमने तो बहुत सी और भी बातें की थी कि हमने शिक्षा विभाग के लिए नहीं कहा था, हमने स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं कहा था, आपकी नजर सिर्फ उस पर ही क्यों पड़ी? रीमा जी, आपको तमाम चीजें बताई जो 5,000 करोड़ पेश करती हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, नहीं हमारे भाई मोहन काला जी वहां सदन में बैठे, नहीं मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन सदन में विपक्ष ने जो भूमिका निभाई पिछले 2 दिनों के अंदर, उसे तो प्रदेश ने देखा है। आपको जितने समय वहां पर मिला, क्या आपने उस समय का सदुपयोग करने की कोशिश करी? आपने क्या योजना बनाई? आपने योजना बनाई कि अगर सत्र चलेगा तो हम सिर्फ वॉकआउट करेंगे, ईडी का मामला लेकर बैठेंगे वहां पे, हम तमाम ऐसी सुरक्षा के मामलों को लेकर वहां बैठेंगे। क्या सरकार को इस बारे में अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? क्या सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो अपने प्रदेश के लोगों के हितों के लिए काम ना करे? इस बारे में विपक्ष का अपनी जगह पे कहना ठीक है, काम नहीं है विपक्ष के पास, विपक्ष बिल्कुल बेकार बैठी है, मीडिया अटेंशन उसको चाहिए, तो मीडिया अटेंशन के लिए ये तो करना ही पड़ेगा उसे। जब आपका काम सदन में किसी विधेयक को लाके अपने सवालों को उठाने का काम था, आप उस समय तख्तियां लेकर बाहर बैठे थे। आप मुझे बताइए, प्रिंटेड तख्तियां क्या गैरसैंण के अंदर मुमकिन थी कि 1-2 घंटे के अंदर मौजूद हो जाती? ये जिस दिन सदन के अंदर गए, इनके कार्यकर्ता बाहर तख्तियां लेकर बैठे थे, उनसे प्रिंटेड तख्तियां लेकर ये सीढ़ियों में बैठ के हंगामा काट रहे थे। इनको क्या जरूरत थी वहां पे तख्तियां लेकर बैठने की? 3 दिन का सत्र लेने देते, सड़कों पर घूम रहे होते। क्या इनकी केदारनाथ यात्रा को लोगों ने नहीं देखा? जिस समय इस प्रदेश के अंदर कांवड़ियों का तांता लगा हुआ था हरिद्वार के अंदर, जिस समय केदारनाथ में 4 धाम यात्रा चल रही थी, उस समय इन्होंने यात्रा का एक ढोंग रचा। और वो ढोंग क्या रचा? स्विमिंग पूल की सारी वीडियोस देश ने देखी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सत्र का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें हमारे प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, इस बात को सब समझते हैं। यही कारण है कि ये 2 बारी से लगातार इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में, इनके लोग इनके सदन में इनकी बात उठाने से कोई इनका सरोकार नहीं है। चलिए ठीक है, अब मोहन जी से जवाब जान लेते हैं। मोहन जी, लेकिन देखिए आपने अभी खुद ही अपने जवाब में पहले वाले कहा था कि हमने तो बहुत सारी बातें कही थी, हमने क्या स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के बारे में नहीं कहा, इनको सिर्फ विधायकों वाली बात क्यों समझ में आई? और देखिए सदन में पहले अगर खुद उठाई गई बात तो फिर उस पर कैसे आपत्ति आप बाहर कर सकते हैं? गरिमा जी, मैंने आपके माध्यम से पूछा था, क्या सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस बात को उठाया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की बात पर आऊंगा, पर इससे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, एक विधायक का नाम आपके चैनल के माध्यम से ओपन करें। एक विधायक का नाम नहीं बोल रहे वो, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे विधायक का किसी का नाम, क्योंकि उनको पता है। और अगर हम वॉक ओवर कर रहे हैं, हम वॉक ओवर अभी बीच में नहीं बोलेंगे, आप इसके बाद अभी वॉक ओवर, आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए प्लीज आपस में चर्चा नहीं, अभी मोहन जी का मौका है ना। राजेश जी अभी आप इसी बात पर चिल्ला रहे थे कि बीच में मत बोलिए। अरे भागने का काम किया आपने हमेशा। राजेश जी ठीक है, राजेश जी क्या कर रहे हैं आप? राजेश जी अभी आपने यही कहा था ना कि बीच में मत बोलिए। राजेश जी मैं आऊंगी इसके बाद में। राजेश जी प्लीज शांत हो जाइए। मोहन जी आप अपनी बात को शुरू कीजिए। कि लैंसीडोन के विधायक का ही जवाब दे दीजिए, दिलीप सिंह रावत का वन विभाग पे मत दीजिए, कांग्रेस के विधायकों का जवाब मत दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का भी जवाब। मैं कह रहा हूं मुन्ना सिंह चौहान जो विकास नगर से आपके विधायक है, उन्हीं का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं दुर्गेश्वर लाल जो वन विभाग पर इतने बड़े घोटाले पर आप आरोप लगा रहे हैं, उसी पर जवाब दे दीजिए। आप कांग्रेस के विधायक का नाम तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना पल्ला झाड़कर आपको यहां से निकलना है। रही बात शांति प्रसाद भट्ट जी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया, आपने दोनों दलों के साथ सरकार में शामिल रहने का काम किया। आप ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय दलों ने लूट करने का काम किया तो यूकेडी भी दोनों दलों के साथ लूट में कहीं ना कहीं फिर शामिल रही है। लगातार कांग्रेस अपने, आज हमने वॉकआउट किया तो वॉकआउट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि ईडी का सवाल उठाने का काम किया। अरे भाई राजेश जी ये भी तो बताइए कि ईडी के सवाल को कांग्रेस उठा क्यों रही है, उसमें मुद्दा क्या है?
किस लिए बिजली के सवाल को उठाने का काम कर रही है? हाइडेनबर्ग पे नहीं बोलेंगे, उसके खुलासे पर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस लगातार उठाने का काम कर रही है। हम महिला बलात्कार को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। अरे राजेश भाई, अगर इतने ईमानदार हैं और अगर कांग्रेस के नेताओं का सम्मान करते हैं तो मुझे बताइए अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए संगठन महामंत्री से पहले आपके संजय कुमार जी को आपने बचाने का काम क्यों किया? महेश नेगी जो आपके विधायक थे उसको बचाने का काम क्यों किया? क्यों आपने देश की पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं और आप उसको बचाने का काम करते हैं? इसी प्रदेश के अंदर गैंग रेप पर बात क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं किसी भाजपा के विधायक ने बात करी? आपके भाजपा के विधायकों ने विरोध क्यों नहीं किया? और अभी आप बात कर रहे थे आपदा में, अरे आपके विधायक परिवार सहित अमेरिका घूमने का काम करते थे। आपके मंत्री देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और अपने जेपी नड्डा जी से मिलने का काम कर रहे थे। सरकार को इर्द गिर्द कहीं ना कहीं धामी जी पर दबाव बनाने के लिए आपके जो है श्रीनगर के आपके विधायक धन सिंह रावत जी लगातार आपदा के समय पर जो है वो दिल्ली में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर नहीं बात करेंगे आप? हम लगातार सवाल को उठाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस, गरिमा जी, कांग्रेस लगातार पहले दिन से कह रही है कि समय कम है, अब भी कम है। क्यों नहीं सरकार ने उस पर, मुख्यमंत्री जी ने जो है या उस पर संसदीय मंत्री, लेकिन अभी विधायकों वाली बात पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो कम से कम उस पर रह लीजिए। विधायकों वाली बात पर जब कांग्रेस को पहले से पता था, कांग्रेस की ओर से मांग की गई, तब क्या बाहर जाकर मीडिया में क्या मतलब मुद्दा उठाना है? विपक्ष में जिंदा है ये दिखाना जरूरी है, इसलिए बस उठा दिया मुद्दा। खुद मुख्यमंत्री जी के मुख से आपने सुना कि हमने आधे घंटे का समय दिया आपदा के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आधे घंटे में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है कांग्रेस के विधायक बात रख सकते थे अपने अपने क्षेत्रों की? आधे घंटे का समय। ठीक है मुख्यमंत्री जी आप लौटेंगे आपके पास में, लौटेंगे अभी उसका जवाब ले लेंगे राजेश जी से। अभी और मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, बात यही ना कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये विधायकों का जो भत्ते वाला मुद्दा है ये विपक्ष बड़ी जोर शोर के साथ में उठा रहा है, लेकिन राजेश जी का भी तो कहना गलत नहीं है ना कि जब आप मांग कर रहे हो तो फिर बाद में क्यों आप उस चीज को उठा रहे हो? आपकी तो मांग सुनी गई, तब आप कह रहे हैं कि हमने तो भाई बहुत सी मांगे कर दी थी, उसको क्यों नहीं सुना? जिस कांग्रेस के एक विधायक का नाम बताया जिसने लेटर भेजा। और अगर ऐसा कह रहे हैं, बार बार मोहन जी इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक का नाम बताइए, वो आप नहीं बताएंगे, तो ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी की हो गई कि बीजेपी को ये कहने में दिक्कत है? बताएं भाई, अगर कांग्रेस ने बढ़वाया है तो कांग्रेस के विधायक का नाम उजागर करें ना। देखिए गरिमा, सवाल ये नहीं है कि हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि लोकतंत्र में सदन एकमात्र जरिया है जन विकास की योजनाओं को पास कराने का, और मुख्यमंत्री जी और सदन की कार्रवाई में खुद बोल रहे हैं वो कि आपको बस जो है 30 मिनट में आपने सारी बातें करनी है। कहाँ होगी भाई? उत्तराखंड में इतने मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जब तक सदन सप्ताह 10 दिन तक नहीं चलेगा पूरे प्रदेश की आवाज सदन में नहीं उठाई जा सकती। और सदन कम अवधि के लिए था, इसके लिए मुझे याद है कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि भाई बजट का सेशन है तो क्यों इसको लंबा करना। यही बात है ना। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार देखिए, सरकार के चेहरे का आईना जो है वो अखबार हो जाता है। अखबार में क्या छपा है? अनुपूरक बजट पास हुआ, इन में इतना इतना पैसा पास हुआ, बस। दूसरी खबर क्या है? विधायकों ने किया हंगामा। तो भाई जनता के लिए क्या हुआ? आपदा की नीति पर क्या बहस हुई? जंगली जानवरों पे क्या बहस हुई? गांव में स्कूल खाली हो गए, शिक्षकों की के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं करी? उत्तराखंड में 24 साल के बाद पहली बार मैं धारचूला के विधायक को ये कहते हुए सुन रहा हूँ, कह रहा हूँ सारे सबका ट्रांसफर कर दिया नीचे तुमने, मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, क्या होगा मेरे क्षेत्र में? ये उत्तराखंड का चेहरा है सदन में ये। जबकि होना क्या चाहिए था कि हर विधायक को आज तक 24 साल में अपने अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देने चाहिए थे। पहाड़ से पलायन रोकने के लिए नीतियां ऐसी बननी चाहिए थी कि शहर से जो है सरकारी अमला पहाड़ में चढ़े। कभी चर्चा नहीं होती है और रटी रटाई चीजें हैं, बाहरी गमन, हंगामा और सुनवाई ना होना। ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। और कितना शर्म की बात है, देवभूमि के अंदर 24 साल में हम सुन रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए की बोली लग रही है, और वो भी भाजपा के ही माननीयों के द्वारा ऐसा हो रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया है। उत्तराखंड में पूरा प्रदेश आपने संविदा कर्मचारियों के भरोसे छोड़ा हुआ है, ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया। उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, ठेकेदारों के बिल आप क्लियर नहीं कर रहे हो, और विधायकों को सारी सुविधा चाहिए। तो ये क्या भगवान हो गए क्या?
जो व्यक्ति 8 घंटे तनख्वाह काम करता है उसको तो पेंशन भी नहीं दे रहे आप, उसको तनख्वाह भी नहीं दे रहे। और ये जनता के सेवक हैं जिनको कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, आप काहे को तनख्वाह ले रहे हो भाई? चलिए, काम करे ठीक है। प्रदीप कुकरेती जी के पास में जाएंगे, राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप जी, देखिए राज्य की जनता का पैसा है वो यूं ही जा रहा है, लेकिन राज्य के हित में क्या वाकई में लग रहा है, आपको लग रहा है इतने सालों के बाद में भी राज्य आंदोलनकारियों का जो मकसद था जिसके चलते इस राज्य को आप लोगों ने बनाया, क्या वो पूरा हो पा रहा है? देखिए, लगातार जिस प्रकार से जो पहाड़ से जिस प्रकार लगातार जब तक हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने उस पहाड़ की एक पहचान को बचाए रखने का काम किया है। निश्चित रूप में हमारे विधायक वहां जीतते जरूर हैं, जिताए जरूर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जिस तरीके से वो तत्काल वहां से जो पलायन करते हैं, बजाय उनको उस परिप्रेक्ष्य में रहना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो। तो वो थोड़ा सा जब आदमी अगर चुंबकत्व शक्ति वहां रहेगी तो उसके आसपास सारी मैग्नेटिक पावर उसमें रहती है, गुरुत्वाकर्षण का काम करता है वहां पे एक विधायक, एक बड़ा अधिकारी। अभी आप ये लगाइए 24 साल राज्य बने हो गए, हम कमिश्नरी नहीं स्टैब्लिश कर पाए अपनी, और जबकि उत्तर प्रदेश के जमाने में डीआईजी और जो है वो वहां बैठते थे। आप पहले तो आप अगर या तो कमिश्नरी हटा दीजिए, स्पष्ट कीजिए कि कमिश्नरी खत्म हो गई है, बजाय आपने 3 कमिश्नरी बनाने के आपने कुमाऊं में ऊपर इंटीरियर में देते, आप कि अल्मोड़ा में बैठेंगे एक आप यहाँ देते कि चमोली में बैठेंगे एक, और एक आप यहाँ देते तराई में एक, जो तीनों जगह से अपना जो है अलग अलग होते हैं 3 या 4। आपने 24 वर्षों के अंदर जिले नहीं बढ़ा पाए, आप अपने भत्ते जरूर बढ़ाते चले गए, सब जिले नहीं बढ़ाए। तो जितनी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जितनी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, वो विकास का एक बात करने का माध्यम होती है, सब चीजों को होता है। तो कहीं ना कहीं सत्र बढ़ाए जाने से लेके सारी चीजों को लेके मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी जनता के काम पूरे करने के लिए अभी देखिए वक्त लग रहा है, लेकिन विधायकों के जो भत्ते को बढ़ाने की बात थी उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं हुई, ये बड़ी बात है। और देखिए सवाल इसी वजह से उठ रहा है क्योंकि जनता के काम जब पूरे नहीं होंगे तो जनता सवाल पूछेगी और विपक्ष भी उस मुद्दे को उठाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत करने के लिए। तो बड़े भत्ते पर हंगामा चल रहा है और सदन में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन आज सदन का आखिरी दिन था। अब विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाता हुआ अब तक नजर आया। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।